नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अपना बिहार के इस कार्यक्रम में हम लोग आज बिहार की सिंचाई प्रणाली पर बात करने वाले हैं। देखिए, बिहार जो एक राज्य है वह कृषि प्रधान राज्य है। कृषि प्रधान राज्य कहने का तात्पर्य हो गया कि कृषि और उससे जुड़े हुए जो भी तमाम गतिविधि है वहां के लोगों का जीवन यापन जो है उस पर निर्भर करता है। और कृषि तभी बेहतर हो पाएगा, पैदावार तभी बेहतर होगा जब सिंचाई की व्यवस्था बेहतर हो। अब इसके लिए जल संसाधन प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। तो हमने यह बात किया था कि बिहार में जो भी संसाधन है उसमें जल संसाधन भी प्रचुर मात्रा में है। वजह भी हमने स्पष्ट रूप से आपको बताया था। हमने बिहार में बहने वाली नदियों की चर्चा किया था और हमने देखा था कि किस तरह बिहार में नदियों का जाल बिछा हुआ है। इसके बाद हमने वाटरफॉल का चर्चा किया जो कि दक्षिण बिहार के आपको कैमूर, रोहतास, नवादा डिस्ट्रिक्ट में मुख्यतः देखने को मिला। इसके बाद जो है हमने कई तरह के जो है और संसाधन पर बात करते हुए जो एग्रीकल्चर के मुख्य फसलें वगैरह भी आपको बता दिया। अब यहाँ पर जो है सिंचाई प्रणाली हम देखेंगे और देखेंगे कि इसके लिए बिहार में क्या व्यवस्था किया गया है। देखिए, जल एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है, ये हम सभी जानते हैं। किसी भी समाज में विकास के लिए, सामाजिक विकास हो और खास करके आर्थिक गतिविधियां हो, यह जल पर भी निर्भर करता है। ठीक है। और बिहार जैसे राज्य जहां पर 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर हो, मुख्य रूप से कृषि ही सारा कृषि के जरिए सारा काम होता हो, तब तो जल संसाधन अति महत्वपूर्ण हो जाता है। अब लेकिन एक प्रश्न है, यहां पर देखिए बिहार का मैप जो आपको यहां पर दिख रहा होगा, तो बिहार को ये जो गंगा नदी है, ये जो बक्सर के पास से गंगा की एंट्री होती है और यहाँ भागलपुर के पास से निकल जाती है गंगा, तो ये गंगा नदी जो है बिहार को दो भागों में विभक्त करती है। बिहार के बीचों बीच से ये गंगा बहती है और एक हो गया दक्षिण बिहार और एक हो गया उत्तर बिहार का हिस्सा। ठीक है। अब एक बात समझिए, उत्तर बिहार में जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया, नदियों का जाल बिछा हुआ है, ये बात हम जानते हैं। चाहे वो गंडक हो, घाघरा हो, बूढ़ी गंडक हो, कोशी हो, इसके अलावा विभिन्न जो छोटी नदियां हैं इसको लेकर के हमने बात किया। और यह दक्षिण बिहार की जो हमने चर्चा किया, तो ये प्रायद्वीपीय भाग से आने वाली नदियां हैं। अब ये नदियां जो है वो वर्षवाहिनी नदियां हैं। वर्षवाहिनी मतलब इसमें पूरे वर्ष पानी रहेगा। अब अगर पूरे वर्ष पानी है, इसका मतलब ये हिमालय से निकल के आ रही है, नेपाल से होते हुए। ये मामला समझ में आ गया था आपको, नदी में हमने चर्चा किया। अब बताइए, वर्षवाहिनी नदी है, यानी कि यहाँ पर जो है सिंचाई के लिए किसानों को इस नदी से पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा। ठीक है। लेकिन ये नदियां जो है वर्षवाहिनी नदी नहीं है, ये प्रायद्वीपीय भाग से निकल के आ रही है और जाके गंगा में समाहित हो जाएगी, है ना। लेकिन यह जो है मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर है। दक्षिण बिहार में ही गया के पास जानते हैं फल्गु नदी का हमने चर्चा किया। फल्गु की हालत तो यह है कि आप पूरे वर्ष जो है फल्गु नदी को पैदल ऐसे करके पार कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे पूरी नदी आप चल के जा सकते हैं बीचों बीच, यानी कि पानी है ही नहीं। ठीक है। सिर्फ मानसून में, बरसात के मौसम में अभी आप जाएंगे तो फल्गु में आपको पानी दिखेगा। ठीक है। तो ये ही चीज यहां पर समझना है। यानी कि बात क्या आया कि इस एरिया में ये जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र है, यहां चूंकि नदियां अधिक है, तो यहां पर जो है नदियों की वजह से जल की जो प्रचुरता है वो अधिक देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो दक्षिण मैदानी क्षेत्र है, यहां पर ये चीज की कमी दिखेगा, जल का कमी दिखेगा। तो क्या किया जाएगा? एक आपने नाम सुना है, नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है। तो यही बातें यहां पर फिर कि उत्तर बिहार में बहने वाली जो नदियां हैं और दक्षिण बिहार की जो नदियां हैं, इसको आपस में जोड़ दिया जाए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे मिसाइल मैन, पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक, कहा करते थे कि नदियों को जोड़ना बेहद जरूरी है और वो पूरे भारत के स्तर पर इस बात को लेकर के परिकल्पना करते थे। बिहार सरकार भी जल प्रबंधन के लिए इसी मामले पे आगे बढ़ते हुए नजर आती है। देखिए, यहां पर जाएंगे उत्तर बिहार में, तो उत्तर बिहार में एक समस्या है, वो क्या है? बाढ़ की समस्या। बाढ़ की समस्या है। कोसी नदी, यहां पर देखिए कोसी है, और ये कोसी नदी जो है बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है। तो इस एरिया में बाढ़ की समस्या, इस एरिया में सूखा की समस्या। अब इस दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा कि पानी जो है यहां जो अधिकता हो जाता है मानसून में, ये पानी बह करके इधर आ जाएगी। तो यहां जो अधिकता के वजह से बांध तोड़ के पानी निकल जाया करती है नदियों का, और जो जगह है, जो रिहायशी इलाका है, वहां पहुंचती है, बाढ़ आता है, उससे एक तो बचाव हो जाएगा।
ये पानी इधर ट्रांसफर हो गया, और यहाँ पर जो सूखे की हालत हो जाता है तो ये पानी यहाँ आ गया, तो यहाँ भी पानी इन नदियों में रहा, तो यहाँ से भी सिंचाई हो पाएगा। मामला समझ में आ गया? यानी कि दोनों तरफ से फिर फायदा ही फायदा देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर परियोजना की विस्तार किया जा रहा है, इसको लेकर के बातें की जा रही है। बिहार में सिंचाई प्रणाली को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं और इसके क्या क्या स्रोत हो सकते हैं उसकी बात करते हैं। नलकूप एक बड़ा स्रोत है बिहार में, ठीक है, और नलकूप से लगभग देखेंगे तो 63.9%, 64% जो है सिंचाई की व्यवस्था जो है यहां से होता है। नहर, यूं तो किसानों के लिए एक कृषि प्रधान राज्य है, तो नहर की व्यवस्था अधिक होना चाहिए। जो आप नलकूप देख रहे हैं इसके जगह पर शायद नहर का नाम होना चाहिए कि नहर से तकरीबन 70% सिंचाई की व्यवस्था हो, लेकिन बिहार में दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया है और नहर से केवल जो है 30% सिंचाई की व्यवस्था हो रहा है। अन्य स्रोत जो है वह केवल 5.5%, चाहे वो तालाब हो सकता है, नदी हो सकता है, कुआं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र देखेंगे तो 72.07 लाख हेक्टेयर भूमि है। ये कुछ फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब समझिए बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, तो वह रोहतास का नाम आएगा, ठीक है। ये जो कैमूर की पहाड़ी है यहाँ पर रोहतास। अब रोहतास को लेकर के एक बात समझ लीजिए कि इस जगह पर आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक वजह ये भी है, और सोन नदी वगैरह यहाँ से बगल से होकर के निकलती है, ठीक है। बिहार का न्यूनतम सिंचित जिला कौन है, तो छोटा सा जिला आपको नजर आएगा शिवहर, ठीक है। तो शिवहर के पास, जबकि यहाँ समझिए गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा सब है, फिर भी यहाँ की स्थिति ये बताई जाती है। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको डायरेक्ट पहले भी पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। अब समझिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित त्वरित सिंचाई लाभ योजना, त्वरित सिंचाई लाभ योजना के लिए प्राथमिकता वाले 99 चिन्हित योजनाओं में 2 योजनाएं बिहार राज्य में भी दिया गया है। उस 2 योजनाओं की अगर बात करेंगे तो पहला दुर्गावती जलाशय योजना होगा और दूसरा जो होगा वह पुनपुन बराज योजना होगा। अब ये देखिए ये योजना कहां पर होगा, ये लोकेशन हमें समझना है। ये लोकेशन आपको इधर ही देखने को मिलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि इस एरिया में सिंचाई के लिए दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस एरिया में पड़ता है। ये जो छोटा नागपुर की पठारी, ये कैमूर की पहाड़ी दिख रहा है, इस एरिया में पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे दुर्गावती जलाशय योजना और पुनपुन नदी के पास आपको पुनपुन बराज योजना भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इस योजना का अगर स्पेसिफिक आप डिस्ट्रिक्ट जानना चाहें तो राज्य के, चाहे वो नवादा डिस्ट्रिक्ट को लेकर के बात करेंगे, यहाँ नवादा पड़ गया, उसके अलावा कैमूर, सीतामढ़ी, रोहतस, यहाँ पर सीतामढ़ी का भी नाम ये रख लीजिए आप इसमें, ठीक है। इन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। बिहार के सभी 38 जिलों के 534 प्रखंडों में नाबार्ड की सहायता से बिहार शताब्दी निजी जलकूप योजना संचालित की जा रही है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर सिंचाई पर कुछ आपको लिखना हो तो यह आपके लिए आंसर राइटिंग करेंगे तो महत्वपूर्ण हो जाएगा। प्रीलिम्स में भी यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना के विषय में हम समझते हैं बारी बारी करके। सबसे पहले यहां हम कोसी नदी के पास चलेंगे और कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। कोसी एक ऐसी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है और यह नदी बिहार की यूं तो अधिकांशतः नदियां जो है अपने मार्ग को बदलने के लिए जानी जाती है और कोसी जो है उसमें एक प्रमुख नदी है, मार्ग को ये बदल लिया करती है। इस वजह से समय समय पर भारी प्रलय ये नदियां लाया करती है, ठीक है, जिसमें कोसी प्रमुख है। इसकी अगर देखेंगे इस परियोजना की स्थापना को लेकर के 1953 में हुआ है और यह नेपाल और भारत की संयुक्त परियोजना है। नेपाल समझ लिए, कोसी नदी कहां से, हिमालय की नदी है तो उधर से आएगी, तो जाहिर सी बात है नेपाल सरकार को साथ में रखना पड़ेगा। बिहार जो है उत्तरी हिस्सा बिहार का देखेंगे एक लंबा सीमा साझा करता है इंटरनेशनल बॉर्डर, वह नेपाल के साथ, ठीक है। नेपाल का जो मधेसी वाला हिस्सा है वहां की बात कर रहा हूं, तो यहां पर जो है यह सीमा साझा करेगा तो नेपाल के साथ भी जुड़ेगा। तो ध्यान रखना है कोसी जो बहुउद्देशीय परियोजना है वह भारत और नेपाल दोनों सरकार का एक संयुक्त परियोजना है। उद्देश्य क्या है, कोसी में क्या समस्या, मैं बार बार कह रहा हूं, बाढ़ ये लाती है, तो बाढ़ को नियंत्रित करना है, सिंचाई करना है। सिंचाई चूंकि यहां पर देखिए ये जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं कोसी बेल्ट के, वहां पर सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की व्यवस्था हो जाए और निश्चित तौर पर जल है तो विद्युत उत्पादन की बात तो किया ही जाएगा। तो जल विद्युत उत्पादन कैसे हो सकता है इसको लेकर के ध्यान रखना है, कोसी नदी को लेकर के ये हमें ध्यान रखना है कोसी बहुउद्देशीय परियोजना से, ठीक है। एक चीज समझ में आ गया। अब दूसरा गंडक बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर के हम देखते हैं, ठीक है। अब गंडक नदी की बातें करेंगे तो गंडक
नदी जो है वह भी हिमालय से निकलने वाली है और उत्तर बिहार में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस यहाँ पर देखेंगे तो शुरुआत इस परियोजना का वर्ष 1960 में हुआ। यह कहाँ पर आएगा? बिहार, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसमें 2 स्टेट है यहाँ पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वह भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है उत्तर में। यह बिहार की सबसे बड़ी परियोजना है, इसलिए ये पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। भैंसा लोटर में भारत और नेपाल के लिए 2-2 नहरें निकाली गई हैं, तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना है गंडक को लेकर के। चलिए, अब सोन बहुउद्देशीय परियोजना। अब सोन देखिए, जैसे गंडक और कोशी जो है उत्तर बिहार में बहने वाली नदियां थी, तो परियोजना भी आपको उधर ही देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम सोन की बात करेंगे तो सोन नदी का जो आप देखेंगे यह आपको दक्षिण बिहार की तरफ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सोन कैनाल की बात आप यहां पर देखिए। तो यह बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके तहत डेहरी यानी कि रोहतास जिला में एक जलाशय का निर्माण किया गया। रोहतास डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन आप देख रहे हैं, ये नीचे रोहतास डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वगैरह आपसे पूछा जा सकता है, राज्य स्तरीय आयोग में इस तरह के फैक्ट आते हैं। इससे क्या है, 2 नहरें का निर्माण हुआ है। 2 नहर जो है, एक पश्चिमी सोन नहर का निर्माण किया गया है और दूसरा जो है पूर्वी सोन नहर का निर्माण किया गया है। 2 अलग अलग डायरेक्शन की यहाँ पर आपको बात किया गया है, ये ध्यान रखना है। सोन नदी पर स्थापित 2 जल विद्युत केंद्रों का निर्माण भी किया गया है। एक जो है वारुण जल विद्युत केंद्र, यह कितना करेगा? तो 3.3 मेगावाट उत्पादन, और दूसरा जो है डेहरी जल विद्युत केंद्र, यह कितना? 6.6 मेगावाट जो है बिजली का उत्पादन करेगा। ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सोन के बाद अन्य नदी परियोजना देखते हैं। देखिए, 2-3 ही मुख्य है यहाँ पर बिहार में देखेंगे, चाहे एक कोसी, एक गंडक, एक सोन। अन्य नदी परियोजना के विषय में मैं थोड़ा सा पहले भी बताया था, फिर बता देता हूं, आपको बस उसको ध्यान रखना है। एक तो मैंने दुर्गावती का नाम लिया था, तो दुर्गावती परियोजना है। उसके बाद कदवन जलाशय है, ऊपरी महानंदा जलाशय परियोजना, ये सारे। तो महानंदा जो है वह भी आपको देखने को कहाँ मिल जाएगा? उत्तर बिहार की स्थिति में आप देखेंगे वहां पर। दुर्गावती रिवर दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा, जो कि दुर्गावती रिवर से निकलता है, तो दुर्गावती परियोजना भी वहां पर। कदवन जलाशय उसके बाद देखेंगे, और ये उत्तरी महानंदा परियोजना। ये कुछ मुख्य परियोजनाएं हैं जिस पर प्रश्न बनते आए हैं। ठीक है, तो जब भी सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी तो सिंचाइयों के लिए आपको बिहार के नलकूप की जरूर बात कीजिएगा। नहर 30% है, लेकिन ये जो 2-3 मैंने परियोजना बताया है, चाहे वो कोशी को लेकर के परियोजना कहा मैंने, सोन को लेकर के, एक गंडक नदी को लेकर के दुर्गावती परियोजना, कदवन जलाशय एक जो है, और ऊपरी महानंदा जलाशय परियोजना, ये 3-4 ही इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप पीआईक्यू में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया।